पान वाले का लड़का से रियल एस्टेट कोच, एक एंटरप्रेन्योर, एक ऑथर, डॉक्टर अमोल मौर्य, ये जर्नी कैसे हुई? हमारा पूरे एरिया में झोपड़ी जैसा घर हुआ करता था। आप शायद जानते हैं, झोपड़ी बहुत पुराना सा घर, कबीलू से बना हुआ। तो मेरी हमेशा इच्छा होती थी कि हमारा भी पक्का घर क्यों नहीं। बिल्डर्स डेवलपर को अक्रॉस इंडिया कोच कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, एक मिशन है और कम से कम 25 लाख लेबर्स की जान बच सकती है। पहले ही महीने में साल भर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, 19 बुकिंग कर ली। बाद में पता चला कि जिस बिल्डर के लिए माल बेच रहा हूँ, जिसका प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, वो तो बनाता ही नहीं, उनका तो काम ही कुछ और है। ब्लैक को व्हाइट करना, या तो सोच लीजिए कि भाई किसी और बिजनेस का पैसा कहीं और लगाना। अब मुझे डर लगा कि यार मेरे कस्टमर ना फंस जाए, तो डे 1 को यही डिसाइड किया कि अपने सभी क्लाइंट को फोन करके बुकिंग कैंसिल कर दूं। ये मोटिवेशन नाम से इतनी दुश्मनी क्यों? एक मैंने सुना था आपका वीडियो है कि बिना पैसे में प्लॉट खरीदे, ये कैसे पॉसिबल? सपोज कोई एक 20-22 साल का लड़का है, कुछ नॉलेज ज्यादा नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ है, वो क्या चेक करेगा? और रात को 1:30 बजे की बात थी, मैं एक रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या लेबर्स करते हैं, जो डेली वेज के लेबर्स होते हैं। लेकिन उस समय नुकसान नहीं झेलता तो शायद आज मैं भारत में पहला पीएचडी रियल एस्टेट नहीं। आप कुछ रेरा की बात कर रहे थे, ये है क्या? ऐसे कई फ्रॉड हो चुके हैं भारत में। आपको 8वें फ्लोर का 3 BHK पिक्चर है, बट उसका सैंक्शन 7 ही फ्लोर का। ओह माय गॉड। नमस्कार. तरुण भारतच्या आकांक्षा पुरवणीतील कर्तृत्वाचे आकाश या सदरात मी आज आपली भेट करून देत आहे रियल इस्टेट कोच डॉक्टर अमोल मौर्य. धन्यवाद. अमोल जी, एक पान वाले का लड़का से रियल एस्टेट कोच, एक एंटरप्रेन्योर, एक ऑथर, डॉक्टर अमोल मौर्य, ये जर्नी कैसे हुई? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग अ वंडरफुल क्वेश्चन. निकिता जी, मुझे लगता है बहुत रिसर्च की है तरुण भारत ने मेरे बारे में और मेरी जर्नी के बारे में. तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा कि हाँ, इन्होंने बहुत सही कहा कि मेरे पापा इतवारी रेलवे स्टेशन में एक छोटा सा पान का दुकान, पान ठेला चलाया करते थे और मम्मी कपड़े सिलती थी. वहाँ से लेकर भारत का पहला पीएचडी रियल एस्टेट में करने तक का सफर, वहां से लेकर एक नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट बनने तक का सफर, या एक इंटरनेशनल रियल एस्टेट कोच या ट्रेनर जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हो अदर कंट्रीज में, ये जर्नी इजी तो नहीं रही, लेकिन हाँ, ये जर्नी की कुछ ऐसी स्टेप्स है मुझे लगता है जिससे बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत कुछ सीख सकते हैं. मेरा बचपन से हमेशा एक सपना हुआ करता था कि हमारा पूरे एरिया में झोपड़ी जैसा घर हुआ करता था. आप शायद जानते हैं, झोपड़ी बहुत पुराना सा घर, कबीलू से बना हुआ. तो मेरी हमेशा इच्छा होती थी कि हमारा भी पक्का घर क्यों नहीं, जिसमें कंक्रीट हो, स्लैब हो. और आज तो टचवुड हम कई लोगों के लिए घर बना रहे हैं. मैं बिल्डर भी हूँ, लैंड डेवलपर भी हूँ. बिल्डर्स डेवलपर को अक्रॉस इंडिया कोच कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ. एक मिशन है, वो मिशन कैसे आया, क्यों आया, वही सबसे बड़ा सवाल. आज मिशन है हमारा कि भारत में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ट्रेन हो. कम से कम एक व्यक्ति अगर 2047 तक, एक बिल्डर या डेवलपर 50 जॉब क्रिएट कर सके तो 50 लाख या 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं और कम से कम 25 लाख लेबर्स की जान बच सकती है. कैसे बचेगी वो मैं आपको जरूर आगे बताऊंगा. लेकिन ये मिशन क्यों आया? क्योंकि जो अभाव की जिंदगी बचपन में देखी, जब आप कुछ चाहते हैं लाइफ में और आपको कभी नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं कि आपके माँ बाप सक्षम नहीं है, वो चाहते हैं कुछ देना बट वो भी कर नहीं पा रहे, तो वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग आपके अंदर एक आग पैदा करती है कुछ करने की. बस वही चीज थी जिसने मुझे हमेशा जगाए रखा कि एक्शन लेते जाओ. फिर वहां से एमबीए से फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट, फिर भारत की पहली पीएचडी. 6 साल लगे रियल एस्टेट में पीएचडी करने में. 2000 रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 रियल एस्टेट के एम्प्लॉयज और 50 सीईओ से बात करके 250 पेज का थीसिस लिखा. 2016 में सबमिट किया. ओह माय गॉड. तो ये थीसिस या ये पीएचडी कोई छोटा प्रोसेस नहीं था. और टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करना, 2011 में जब टॉपिक सेलेक्ट करने की बात आई तो सब लोग नॉर्मल टॉपिक में तो पीएचडी करते ही. मैंने सोचा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन टेक्सटाइल देख लिया,
ऑटोमोबाइल देख लिया, आईटी देख लिया, टेलीकम्युनिकेशन देख लिया, बट रियल एस्टेट तो कहीं दिख ही नहीं रहा। और क्योंकि 2009 में मेरी शुरुआत रियल एस्टेट से हुई थी, जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तो मुझे 6 ऑफर लेटर मिले थे, 6 कंपनियों में मैं सेलेक्ट हुआ था, बट एक कंपनी के ऑफर लेटर में 2009 में लिखा था 50 लाख का पैकेज। तो मैं शॉक हो गया कि नागपुर के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से एमबीए किए बच्चे को 50 लाख रुपए सालाना कौन देगा। बट वहां लिखा था कि फिक्स के अलावा अगर आपने 24 बुकिंग भी कर दी तो आपको 50 लाख रुपए पक्के। बस वो ऑफर लेटर को देखकर मैंने रियल एस्टेट में जंप लगा दी। और 2006-7 में एमबीए कंप्लीट करने से पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के लिए ट्रेनिंग्स लेना, नेटवर्क की बड़ी बड़ी ट्रेनिंग देना, ये सब भी किया करता था। तो ट्रेनिंग देने की आदत थी, सिखाने की आदत भी थी, कोचिंग की आदत भी थी, और रियल एस्टेट में थोड़ा काम किया ही हुआ था, तो लगा रियल एस्टेट के पैकेज को चुनते, बाकी सब भूल जाता हूँ। एंट्री तो कर ली, पहले ही महीने में साल भर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, 19 बुकिंग कर ली। बाप रे। बाद में पता चला कि जिस बिल्डर के लिए माल बेच रहा हूँ, जिसका प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, वो तो बनाता ही नहीं, उनका तो काम ही कुछ और है, ब्लैक को व्हाइट करना, या तो सोच लीजिए कि भाई किसी और बिजनेस का पैसा कहीं और लगाना। अब मुझे डर लगा कि यार मेरे कस्टमर ना फंस जाए, तो डे 1 को यही डिसाइड किया कि अपने सभी क्लाइंट को फोन करके बुकिंग कैंसिल कर दूंगा। 25 लाख रुपए का कमीशन 3 करोड़ का बिजनेस करने के बाद भी ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता। उस समय उसी कंपनी में कुछ दोस्त थे जिन्होंने उसी का काम किया, कमीशन भी उठाया, लेकिन आज भी वो छुपे छुपे किसी एरिया में काम करते। क्यों? क्योंकि उनको बार बार नंबर बदलने पड़े, कस्टमर उनके पीछे पड़ने लगे, क्योंकि डिलीवरी नहीं मिली प्रोडक्ट की। टचवुड भगवान का आशीर्वाद था कि मैंने उस समय जो सही डिसीजन लिया, आज आपके सामने बैठ पाया हूँ भारत का पहला पीएचडी बनकर, या भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो जर्नी की शुरुआत तो हुई थी उसी झोपड़पट्टी से, जर्नी की शुरुआत तो हुई थी उसी बेसिक एजुकेशन के साथ। जर्नी अपने आप आगे बढ़ते गई, कारवा शुरू हुआ था, लोग जुड़ते गए, और आज ऑलमोस्ट 7-8 कंपनीज हमारी रियल एस्टेट में चल रही है। 700-800 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। देश के करीब 50 सिटीज में हमारे ऑपरेशंस को बढ़ाने का प्लान है। ये सब शुरू हुआ उसी एक जगह से, उसी छोटी झोपड़पट्टी से, जहां, और एक छोटी सी पापा की पान की दुकान से। आज भी याद है जब दीपावली में हम लोग पंचमी के दिन पूजा करने जाते थे, तो साल में एक बार नए कपड़े पहनने मिलते थे दीपावली के दिन। यार मुझे आज भी वो जर्नी याद है जब इतवारी स्टेशन के पास चोर बाजार लगता था, और 30 रुपए का मैंने वहां से लेकर पैंट खरीद कर पहना था। वहां से आज हजारों कंपनीज के लिए काम करने तक की जर्नी की शुरुआत। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपने बहुत रिसर्च करके शायद ये पॉइंट्स लाए और ये सवाल पूछा कि कैसे एक पांडेले वाले के बेटे से या उस झोपड़पट्टी से यहाँ तक की जर्नी तक हम पहुंचे। और मुझे लगता है अभी भी ये शुरुआत है, अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है, उस मिशन को कंप्लीट करना है 2047 तक। जो मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है कि 1 करोड़ जॉब क्रिएट करना बाय एम्पावरिंग 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स, वो जो मोटिवेशन या जो एनर्जी, मैं मोटिवेशन बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि मैं खुद को भी मोटिवेशन स्पीकर नहीं कहता, मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, मैं एक रियल एस्टेट कोच, ट्रेनर और एंटरप्रेन्योर हूँ। जो करता हूँ वही लोगों तक पहुंचाता हूँ। बस वही था ये जर्नी को शुरू करने का रीजन। बाकी तो आगे आप ये जैसे मोटिवेशन नाम से इतनी दुश्मनी क्यों? देखिए, मोटिवेशन नाम से दुश्मनी तो नहीं, अब तो आजकल जमाना तो मोटिवेशन का ही है। पहले 2-4 साल और ये भी हमने सुना है कि आपने कुछ स्टार्टिंग में ये काम भी किया हुआ है। मैं नफरत तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि मैंने भी करियर की शुरुआत जब की एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, तब बहुत सारे लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर हाँ, ये मैंने भी सुना था कि मोटिवेशन स्पीकर के ही नाम से आपकी शुरुआत हुई। लेकिन जब पहले 1-2 साल मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, 100 से ज्यादा कंपनीज के साथ ट्रेनिंग्स की, और जब 2011 में मेरा पीएचडी शुरू हुआ रियल एस्टेट में, और एक इंसिडेंट तो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका था जो मैंने आपको 2009 में बताया कि मेरे एमबीए खत्म होने के बाद मेरा पहला जॉब ही रियल एस्टेट में था। और बहुत मेहनत करके इतना प्रोडक्ट बेचने के बाद जब मैंने 25 लाख रुपए का कमीशन और 3 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस उस समय किया था, 3-4 करोड़ का बिजनेस, 25 लाख का कमीशन 2009 में, जो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब पता चला कि बिल्डर नहीं बनाता है, तो मैंने मतलब एक रिसर्च मैंने थोड़ी सी की और पता चला कि 5 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुए, क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं। उस समय को रेरा तो था नहीं कि भाई चलो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट बहुत एक्टिव है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फिर मेरा अंदर का इंटेंशन ने कहा कि मैंने ये बुकिंग कैंसिल करा देनी चाहिए। तो मैंने बुकिंग कैंसिल को फोन किया, मेरी बुकिंग कैंसिल करा दी और लाखों का नुकसान उस समय झेला। लेकिन उस समय नुकसान नहीं झेलता तो शायद आज मैं भारत में पहला पीएचडी रियल एस्टेट नहीं होता। उस समय नुकसान नहीं झेलता तो शायद नेशनल बेस्टसेलर स्पीकर नहीं बनता या इंटरनेशनली भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मोटिवेशन से मुझे समझ में आया कि ये कुछ दिनों के लिए चलता है, कुछ घंटों के लिए चलता है, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड टूल स्ट्रैटेजी सिस्टम ना दिए जाए तो बड़ा डिफिकल्ट है सर्वाइव करना। एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर मैं 10 से शाम को 6:30 तक हफ्ते में 5 दिन मेरे बिजनेस चलाता हूँ। मैं एक बिल्डर भी हूँ, एक लैंड डेवलपर भी हूँ, एक बहुत बड़ी मार्केटिंग फर्म भी हम लोग रन करते हैं सोल मैंडेट बेसिस पे। रियल एस्टेट मीडिया प्रमोशन की भी एक कंपनी है। इसके अलावा
हमारे और 3-4 बिजनेस है जो रियल एस्टेट से ही रिलेटेड है, जैसे ट्रेनिंग कोचिंग की भी एक कंपनी है। तो जब मैं प्रैक्टिकली काम करने लगा और 2011 में पीएचडी करने के बाद, मतलब जो पीएचडी शुरू हुई, पीएचडी के दौरान से मुझे ऐसा लगा कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आने वाले समय में भारत में आप अगर देखेंगे तो 2030 तक ऐसा माना जाता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी। ओह माय गॉड। 2047 तक ये हो सकता है। मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में अटेंड कर रहा था, वहाँ कुछ रिसर्च एजेंसीज ने कहा कि 5 से 7 ट्रिलियन तक सिर्फ रियल एस्टेट का वैल्यूएशन जा सकता है। तो यहाँ एक ऑर्गेनाइज वे से काम करने की जरूरत है। मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसे सॉल्व करने के लिए सही लेवल पे लोगों को ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। 2012 के बाद से मैंने 100% फोकस करना शुरू कर दिया सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सिखाना। रियल एस्टेट में खुद काम तो कर ही रहा था, रियल एस्टेट में कोचिंग देना, ट्रेनिंग देना, बिल्डर डेवलपमेंट के साथ बहुत काम किया। बहुत सारे रिजल्ट जब उनको आए, बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हुई, एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर्स के साथ भी काम करना शुरू किया। आज हम भारत में अकेली ऐसी कंपनी है जो करीब करीब 30 से 40 अलग अलग मॉड्यूल्स रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए सिखाते हैं। मेरे साथ मेरी बड़ी टीम है, असिस्टेंट कोचेस है, ट्रेनर्स है, जो ये मिशन को, जो 1 लाख एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने का मिशन है, 1 करोड़ जॉब क्रिएट करने का मिशन है, या 25 लाख लेबर्स की जान बचाने का मिशन है, या 25 लाख लेबर्स की जान बचाने का मिशन है, इस मिशन पे मिलकर हमारे साथ काम करना है। ये लेबर्स की जान बचाना इन द ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है मुझे। निकिता जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है मेरी लाइफ में अगर ये कोई है तो यही है। मैं एक बार एक बिल्डर्स के लिए बहुत बड़ा सेशन लेने वाला था, करीब करीब 200 बिल्डर्स के लिए, और रात को 1:30 बजे की बात थी। मैं एक रिसर्च कर रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा तो है बट इसमें क्या क्या गलत भी होता है। रिसर्च करते करते मैं एक आर्टिकल तक पहुंचा जहां मैंने देखा यार XYZ एक बड़ी मेट्रो सिटी के बिल्डर ने खुद कर आत्महत्या कर ली, एक लैंड डेवलपर ने आत्महत्या कर ली। फिर मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, फिर मेरी रिसर्च और गहरी होती गई। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या कौन करता है? जो भी आपको पेपर में दिखता हो, मीडिया में दिखता हो, कौन करता है? किसान किसान या स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल गलत नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं, बट रियल रिसर्च ये कहती है कि जो किसान के आत्महत्या करने का नंबर है वो 6वें या 7वें नंबर पे। आप शॉक थे ना? मैं भी शॉक था। आप शॉक्ड हो ना? मैं भी शॉक था उस समय। नो डाउट हमारे किसान हमारे अन्नदाता है, पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है, मैं भी करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, हमें जो मीडिया या पेपर में दिखता है हर बार वही सच नहीं होता। जब मैंने खुद ऑन ग्राउंड रिसर्च की तो मुझे पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या लेबर्स करते हैं, जो डेली वेज के लेबर्स होते हैं। ये तो कॉमन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। अब ये क्यों होता है? या दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं वो लोग जो बेरोजगार है। तीसरे नंबर पे हाउसवाइफ्स है, और ये फिगर्स हाउसवाइफ्स, यस, जो टैलेंटेड तो होती है पर किसी कारण से अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पाते, या किसी बहुत बड़ी प्रथा की वजह से शायद उन्हें मौका नहीं मिल रहा। फिर आते आपके स्टूडेंट, फिर आते आपके फ्रीलांसर्स। ये सब होने के बाद 6वें नंबर पर आते हैं आपके किसान, 6वें या 7वें। ये सर्वे बहुत सारे रिपोर्ट आप सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, आप सर्च कर लीजिए, यू विल गेट ऑल द डेटा। बिकॉज मैंने डेटा के साथ अगले दिन जब वो सेशन 200 बिल्डर्स के लिए लिया तो वो भी शॉक थे। उस समय मैंने मेरे मिशन को चेंज किया। पहले मेरा मिशन एक ही था, 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करूं और उनके थ्रू 50 लाख से 1 करोड़ जॉब क्रिएट करूं। पर ये सेशन के बाद मैंने उसमें एक चीज ऐड कर दी कि मुझे 2047 तक कम से कम 25 लाख लेबर्स की जान बचानी है। दूसरा, मैं एक बार एक बहुत बड़े बिल्डर की टाउनशिप में गया। वहां उसके जस्ट बाजू का हमारे पास एक 14,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आया था बेचने के लिए। हमें लगा सही रेट में मिल रहा है और मार्केट से थोड़ा कम रेट में था, तो मैं देखने के लिए तुरंत चला गया। अब ये शायद भगवान की इच्छा होगी कि वो जो प्लॉट था वो लेबर क्वार्टर्स के उस पार था। अच्छा, तो मुझे मजबूरन उस लेबर क्वार्टर से होके गुजरना पड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 1000 लेबर्स के लिए आधा किलोमीटर तक के एरिया में लेबर की झुग्गी झोपड़ियां बनी थी। और प्लॉट उसके बाद था, तो ऑब्वियस था मुझे वो क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस लेबर कॉलोनी के बीच से। मैं शॉक हो गया, इतनों से टीन के डब्बे जैसी जगह पे फैमिली को लेकर रहना। देखो, लोग तो करोड़ों का घर खरीदते हैं, अरबों रुपए का भी आज भारत में घर बिकता है, पर इसे बनाता कौन है? भारत के रियल विश्वकर्मा कौन है? वही लेबर्स। वो किस इन्वायरमेंट में जीते हैं, किस इन्वायरमेंट में कंस्ट्रक्शन साइट पे रहते हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जब मैं वहां से गुजरा तो इतनी स्मेल आ रही थी कि आपके घर के टॉयलेट शायद उससे साफ होंगे। मैंने वो 14,000 फुट का प्लॉट तो इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया,
लेकिन उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर इनके लिए काम नहीं किया गया या कोई इनकी आवाज नहीं बना तो ये आत्महत्याएं तो चलती रहेगी। अब सोचो कि आप एक ऐसे गांव में रहते हो जहां प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन तक नहीं, रोड नहीं, आप मजबूरी के लिए शहर में काम करने आते हो, आप अपने साथ अपना परिवार लाते हो, आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है। अब उन बच्चों को तो एजुकेशन मिलता ही नहीं, रोज झगड़े होते हैं। सबसे ज्यादा झगड़े रिसर्च कर लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर्स के होते हैं। कभी सही। किसी लेबर का दूसरे से झगड़ा हो गया, उसने दारू पी हुई है, उसने पावड़ा उठा के दूसरे के सर पे मार दिया। काम करते करते कोई लेबर 16वें फ्लोर से गिर गया, गिर के मृत्यु हो गई, पता भी नहीं चला कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, केस को दबा दिया जाता है। ऐसे न जाने कितने मैटर है जहां आत्महत्या बोलिए या किस रूप से बोलिए ये अपनी जान गंवाते हैं। उस दिन से मैंने ये मिशन लिया कि अब मैं इस मिशन पे काम करूंगा। जिन भी बिल्डर डेवलपर्स को हम कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वहां सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि कैसे आप लेबर वेलफेयर की प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हो, कैसे ऑन ग्राउंड लेवल पे आप इन लेबर्स की जिंदगी में थोड़ा सुधार ला सकते हो, क्या अपने प्रोजेक्ट के प्रॉफिट का 1% या 2% आप इन लेबर्स की जिंदगी पे भी खर्चा कर सकते हो अच्छा बनाने के लिए। अगर आपके यहाँ 500 लेबर है तो अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलता तो क्या उनके बच्चों के लिए आप किसी गेस्ट स्पीकर को बुलाकर, लेक्चरर को बुलाकर, किसी टीचर को बुलाकर थोड़ा सा एजुकेशन दिलवा सकते हैं, ताकि एक लेबर का बच्चा सिर्फ लेबर ना बने, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकता है, जेसीबी मशीन चलाने वाला व्यक्ति भी बन सकता है जो 10 गुना ज्यादा कमाता है, क्रेन चलाने वाला व्यक्ति भी बन सकता है। अगर उसकी जिंदगी का एक्सपीरियंस वहीं रहा है तो क्यों ना वहीं से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज वो सीखे और आगे जाकर वो आत्महत्याओं से बचे, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, उनको अच्छी मेडिकेयर फैसिलिटी मिले। मेरे मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि कैसे मैं भारत में 1 करोड़ और जॉब क्रिएट करने में मदद कर सकता हूं, और सिर्फ लेबर्स ही नहीं, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, बेरोजगार लोग। आज हमारे पास ऐसी न जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज है जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 12वीं पढ़े लोग भी 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे। कईयों की सक्सेस स्टोरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि उन्हें ऑन ग्राउंड चीजें सीखने मिल रही। बस निकिता जी, यही मिशन के साथ ये सब चीजों की शुरुआत। बहुत बड़ी सेवा है ये, सही में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने ये सेवा करने के लिए ही पैदा किया। जो जिंदगी में नहीं था, अभाव की जिंदगी में, वो मिल गया। घर नहीं था, 22 साल की उम्र में खुद का 3 BHK 4 BHK बना दिया। ऑफिस नहीं था, आज हमारे 6 से 7 ऑफिस ऑपरेट होते। तो जो चाहिए था वो तो भगवान ने दे दिया। अब कंपनीज तो चले, पर साथ में कई लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एक बेहतर लाइफस्टाइल हमारे क्लाइंट्स को तो मिले, पर वो बनाने वाले, वो लाइफस्टाइल को देने वाले लेबर्स के लिए भी एक बेहतर जिंदगी का प्लान। और ऐसा नहीं है, कुछ बिल्डर डेवलपर अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे। लास्ट 1 ईयर से CSR एक्टिविटीज के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लोग अपने साइट्स पे लेबर के लिए ठीक ठाक बंदोबस्त भी कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने हमारा कोई इंटरव्यू देख लिया हो या कोई वीडियो सुन लिया हो, लेकिन ये मिशन धीरे धीरे अब भारत में एक रूप पकड़ चुका है। बिल्डर डेवलपर बड़े प्रोजेक्ट पे थोड़ी अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं, सब नहीं कर पा रहे। अभी भी 98% जो, और मैं लेबर भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले समय में मैं बदलाव देख रहा हूँ। तब जोत जल चुकी है, ये जोत जल चुकी है, बहुत सारे लोग इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है इन्होंने, और वही मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात लगती है। आप कुछ रेरा की बात कर रहे थे। अभी कॉमन लोगों को तो कोई जानकारी नहीं रहती है क्या? देखिए, रेरा से रिलेटेड एक बहुत मजेदार चीज पहले बता दूं। 2012 में जब मैं मेरा PhD का थीसिस का कंक्लूजन लिख रहा था, उस समय बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 रियल एस्टेट के क्लाइंट्स के साथ बैठकर हमने सर्वे की, 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज से बात की, 50 से ज्यादा बिल्डर्स से बात की। हमारा पर्पज एक ही था, ये जानना कि जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, लोग रियल एस्टेट कैसे खरीदते हैं, किससे पूछकर खरीदते हैं, किसका बहुत बड़ा रोल होता है, बिल्डर डेवलपर प्रोडक्ट बनाते खुद की मर्जी से बनाते कि कोई रिसर्च भी करते हैं, तो ये सब हम जानना चाहते हैं। तब हमें एक बहुत मेजर लूप होल दिखाई दिया कि भारत के रियल एस्टेट में 2011-12 की बात कर, कोई रेगुलेटरी बॉडी न होने की वजह से बिल्डर डेवलपर लैंड लेते, कैसा भी कच्चा सैंक्शन करा देते, लोगों को एग्रीमेंट टू सेल, और सेल तो बहुत दूर की बात है, कब्जा पत्र या छोटा मोटा कोई MOU बनाकर दे देते, और फिर लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। 60-70% लोग ऐसे होते हैं भारत में, 2000 स्पेशली 2015-16 के पहले की बात करूं, जो प्रॉपर्टी खरीदते तो थे, स्पेशली Tier 2 Tier 3 सिटीज और छोटे गांव में। वहां प्रॉब्लम ये होता था कि लोगों ने प्लॉट खरीदा पर रजिस्ट्री लगाकर नहीं मिल रही। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। 2017 मई से रेरा एक्ट तो 2016 में आया, 2017 से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ।
आज भारत के टीयर 1 सिटीज और टीयर 2 सिटीज में बहुत एक्टिव है, टीयर 3 टीयर 4 में भी पेनिट्रेट कर रहा है। रेरा एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है अब जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम कर रही है भारत। ट्रांसपेरेंसी कैसे ला रही है? आप एक बायर है, आपने 2 BHK फ्लैट खरीदा 40 लाख रुपए का, अभी आपने सिर्फ टोकन दिया एग्रीमेंट होने का। अब आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने सेफ डिसीजन लिया या नहीं, वैसे तो वो टोकन के भी पहले आपने करना चाहिए। आप रेरा नंबर लीजिए, अपने स्टेट की रेरा वेबसाइट में जाइए और ये वहां वो गूगल नंबर पे मिल ये जाएगा। गूगल पे मिल जाता है। जैसे हाँ। महाराष्ट्र रेरा, महारेरा आप लिखिए तो महारेरा की महारेरा, वेबसाइट, महारेरा हाँ। हर स्टेट की रेरा की वेबसाइट अलग है। महारेरा की वेबसाइट पे जाइए, बिल्डर के ब्रोशर में जो आपको रेरा नंबर दिया या रेरा सर्टिफिकेट में जो नंबर है उसे टाइप कीजिए, आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि बिल्डर कितने साल से काम कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट बना चुका है। जो फ्लोर प्लान आपको दिखाया गया बेचते समय, क्या वही फ्लोर प्लान रेरा पे भी अपलोडेड है? एग्जांपल, आपको 8वें फ्लोर का, ऐसे कई फ्रॉड हो चुके हैं भारत में, आपको 8वें फ्लोर का 3 BHK बेचा गया, बट उसका सैंक्शन 7 ही फ्लोर का है। ओह माय गॉड। अब उसने बेचा 11वें फ्लोर तक। जो 8वें फ्लोर से 11वें फ्लोर तक के क्लाइंट है बेचारे, वो हवा में लटके हुए। रेरा आने से फायदा ये है कि आपको दिखता है कि भाई मुझे 8वें फ्लोर का बेचा है तो 8वें फ्लोर का फ्लोर प्लान अपलोडेड है या नहीं। या कुछ बिल्डर ऐसा भी करते हैं, पहले प्री सैंक्शन कम फ्लोर का ले लेते हैं, बाद में उसका रिवाइज प्लान डालते हैं। तो ये जरूर देखो कि रिवाइज प्लान भी सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। आपके करोड़ों रुपए बच सकते हैं। आप अपनी जिंदगी की सबसे मोटी कमाई कहाँ लगाते हैं? रियल एस्टेट। अब अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं भारत के एजुकेशन सिस्टम में, चाहे खरीदने वाला हो ना उसके लिए कोई एजुकेशन है, ना बेचने वाले के लिए, ना बनाने वाले के लिए, ना बिल्डर डेवलपर के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट है एजुकेशन सिस्टम है, ना बेचने वाले एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर एम्प्लॉइज के लिए, और ना ही खरीदने वाले के लिए। जिसको जो जैसा समझ में आता है, जो आसपास का व्यक्ति कर रहा है, जिससे जो सुना है उससे। अब रेगुलेटरी बॉडी आने से फायदे क्या है? एटलीस्ट क्लैरिटी, एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी, और धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है। और हमने 2012 में थीसिस में लिख दिया था कि अगर रेगुलेटरी बॉडी नहीं आई तो भारत का रेगुलेटरी जो रियल एस्टेट सिस्टम है वो आगे जाकर बहुत खराब हो जाएगा, कईयों के पैसे डूब जाएंगे। देखिए दोस्तों, जानकार रहिए, सतर्क रहिए। और जरूरी भी, अगर आप जानकार है और सतर्क है तो इससे आपके डिसीजन बेहतर होंगे, आप एक वाइज इन्वेस्टर बनेंगे। बिल्डर डेवलपर को भी कल एक डर रहेगा कि अब हमारे जो बायर है ये पढ़े लिखे समझदार है, बायर अवेयरनेस है। इसके ऊपर हमारी यूट्यूब पे पूरी एक सीरीज है बायर अवेयरनेस को लेकर, ताकि लोगों को समझे कि फ्लैट खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, प्लॉट खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से पहले क्या चेक करें। हमारा मिशन एक ही है, हर किसी को प्रॉपर एजुकेशन रियल एस्टेट का मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है। किसी को कोई बहुत एडवांस नॉलेज चाहिए, बिल्डर बनना हो, डेवलपर बनना हो, अल्ट्रा रिच अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट बनाओ, चैनल बनना, तो ही वो हमारे पास कोई एडवांस कोर्स के लिए आते हैं। वरना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट 1100 से ज्यादा वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप टॉपिक टाइप कीजिए, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो यही हमारी इस इंडस्ट्री को लेकर एक मिशन। एक मैंने सुना था आपका वीडियो है कि बिना पैसे में प्लॉट खरीदे, अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, रियल एस्टेट करते करते आपने भी ठीक सुना, और बहुत अच्छी रिसर्च भी आपकी पूरी टीम ने तरुण भारत से की है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एंटायर तरुण भारत टीम। देखिए क्या होता है, यस वो वीडियो बहुत वायरल। वो वायरल क्यों है? क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है मैं प्लॉट खरीदूं, हर किसी की इच्छा होती है कि बिना पैसे या बहुत कम पैसों में प्लॉट खरीदूं। अब कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो इतने साल की रिसर्च में हमें समझ में आई। जैसे रियल एस्टेट में कॉन्सेप्ट होता है पावर ऑफ लिवरेज। आप अपने कॉन्टेक्ट को भी लिवरेज कर सकते हैं, आप अपने समय को लिवरेज करके भी पैसे बना सकते हैं। अब ये लिवरेज क्या है, थोड़ा सा देखिए, लिवरेज का मतलब ये है कि लिवरेज, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक शॉप है, उसका एक बहुत बड़ा शटर है। पहले आपने देखा होगा कि उसी शटर को खोलने के लिए 5 लोग मेहनत करते थे, तो शटर ऊपर जाता था। जमाना बदलता गया, समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, तो एक छोटा सा लीवर आ गया, इसको गोल गोल घुमाकर आप शटर ऊपर कर सकते हैं और रिवर्स घुमा के शटर नीचे। अब तो इतना एडवांस हो गया कि बटन से भी शटर ऊपर जाता है, नीचे आता है। ठीक उसी तरह रियल एस्टेट में लिवरेज नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का ही सोना खरीद सकते हैं, 5 लाख रुपए के ही म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स खरीद सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं, आप कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज का यूज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने 2 जगह 1-1 लाख रुपए देकर 6 महीने 1 साल के टाइम पीरियड में कोई प्रॉपर्टी डील डन की, और आपको समझ में आ गया कि आपको अभी सिर्फ और 2-2 लाख रुपए ही देने हैं, तो बचा हुआ पैसा आपको 1.5 साल में देना। उसमें से किसी एरिया में बहुत बूम आ गई और रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ गए, आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, आपने 25-30% पैसा ही दिया, तो कोई भी बिल्डर डेवलपर आपको भारत में 25% के बाद या 12 महीनों के बाद किसी और को आप बेच सकते हैं, अगर आपके पास कोई बायर है तो। उस केस में जो प्रॉफिट बचता है आप एक प्लॉट में यूज करके आधा पैसे से ज्यादा फ्री हो जाता है।
इससे भी इंपॉर्टेंट एक है, हमने कई लोगों को देखा है कॉन्टेक्ट के भरोसे प्रॉपर्टी बनाते हैं। एग्जाम्पल, आप एक बड़ी पोजीशन पे, आपको लोग बहुत मानते हैं। देखिए, ये एजेंट ब्रोकर वाला काम नहीं है, ध्यान से समझिए। आपके पास ऐसे 10 लोग हैं जो कोई भी प्रॉपर्टी आपके बोलने पर खरीदते हैं, क्योंकि आपने रिसर्च करके खरीदा, आपको नॉलेज है। तो आपने एक 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, जहां आपने 2 लाख रुपए दे दिए और 13 लाख रुपए आपके अभी देना बचा। बट वो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी कि वहां पर रेट जो है वो एटलीस्ट 10% हर 6 महीने में इंक्रीज हो रही। तो आपके बोलने पे कुछ दोस्तों ने भी उसी जगह इन्वेस्ट किया। अब डेवलपर क्या करता है, जैसे मान लीजिए LIC, आप LIC को जानते हैं, कितनी बड़ी कंपनी है। LIC के पास हो सकता है 1 लाख 2 लाख एम्प्लॉय होंगे, पर कम से कम 25 लाख एजेंट्स है। वो एजेंट्स LIC से सैलरी नहीं लेते, LIC का प्रोडक्ट प्रमोट करने के बदले कमीशन। ऐसे ही बहुत सारी बड़ी कंपनी में रेफरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, जहां पर आप अपने कॉन्टेक्ट के बदले कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड देती। अगर मान लो आपको 3-4% तक का भी रेफरल किसी प्लॉट में मिला और आपके वजह से 5-10 प्लॉट भी बिके, तो हो सकता है कि आपको 40-50-60% वहीं से एडजस्ट हो जाए। ये भी लोग करते हैं। जैसी समझ, जैसे कॉन्टेक्ट, उसके बेसिस पे लोग बहुत कम पैसे लगाकर प्रॉपर्टीज बनाते हैं। फ्लैट में लोग ये बहुत यूज करते हैं। आपने 25 लाख के फ्लैट में डाउन पेमेंट दे दिया 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का, 10% ही लगे। अब लोन करवा लिया। अब अगर आपको 6 महीने बाद फ्लैट का पोजीशन मिलने वाला था और अचानक से उस एरिया में रिसर्च करके आपने फ्लैट लिया, तो 2-4 इंडस्ट्रीज आ गई, तो रेंटल डिमांड बढ़ गई। मैं बिल्कुल मानता हूँ भारत में रेंटल डिमांड है 2 से 5%, 2 से 3%। मैं बिल्कुल मानता हूँ भारत में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की रेंटल डिमांड 2 से 3% है। बट आपके एरिया में लकीली अगर आपको 4% तक के रिटर्न आ गए, जो आ सकते हैं अगर इंडस्ट्री आ रही हो, जॉब हो, डिमांड हो, तो हो सकता है आपका जो EMI है बैंक का, वो रेंट से निकल जाए। ऐसा करके कई लोगों ने अच्छी प्रॉपर्टीज बनाई है भारत में। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, यही स्ट्रैटेजीज पर रिसर्च करते करते हमने लोगों को एजुकेट किया। अब घर खरीदना आसान हो गया है। घर खरीदना बिल्कुल आसान है, और हो सकता है अगर आपको सही नॉलेज हो, सही स्ट्रैटेजीज पता हो, और सही, देखिए एक सारथी का बहुत बड़ा रोल होता है। बराबर। आज महाभारत में दुर्योधन के साथ इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन अर्जुन के साथ कृष्ण थे। और आज इतना लकी डे है कि जन्माष्टमी के दिन में पहला इंटरव्यू, मैंने तो कईयों के इंटरव्यू लिए मेरी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स के लिए। आज मैंने 500 करोड़ से लेकर 40-50 हजार करोड़ तक के 50 CEOs के इंटरव्यू लिए, बुक के लिए इंटरव्यूज लिए। लेकिन जन्माष्टमी के दिन अगर मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो अर्जुन के साथ सारथी के रूप में जब कृष्ण थे, तभी वो महाभारत जैसी बड़ी लड़ाई जीत पाए। और भगवत गीता जैसे ग्रंथ का वहां से एक, हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। ठीक उसी तरह रियल एस्टेट में भी अगर आप जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, एथिकल काम करना चाहते हैं, ऑनेस्टी से ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको भी एक सारथी की जरूरत लगती है, जो आपको सही राह पे गाइड करे, एथिकल काम करना सिखाए, जहां आप अटक रहे हो वो सब चीजें आपको सिखाए, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस में। ऐसा मेरा मानना है, और इसी वजह से इतने जॉब हम क्रिएट कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं अकेला अरबपति क्यों ना बन जाऊं, मैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जॉब अकेला क्रिएट कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं 1 लाख एंटरप्रेन्योर को एम्पावर कर पाया, और अगर वो 50 से 100 जॉब क्रिएट कर पाए, तो हमारे देश में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब आराम से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्रिएट हो सकते हैं। आपने अभी सारथी वाली बात की, राइट। तो ऐसे किन लोगों के सारथी बने आप, और सारथी बन के मतलब ये कुछ बताइए ऐसे कि कितने लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाया? देखिए, अभी तक मेरी जर्नी में मैं मिनिमम भी कहूँ आपको, तो ओवरऑल तो हम लोग 2 लाख लोगों तक रीच कर चुके हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े। क्योंकि भारत की 50 से ज्यादा सिटीज में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग अलग लेवल पे हो चुके हैं। कुछ लोगों ने हमारे वर्कशॉप्स अटेंड किए 3 घंटा 4 घंटा, कुछ लोगों ने दिन भर के प्रोग्राम्स भी किए। बट अगर मैं कोर लेवल पे बात करूँ, तो 10,000 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है देश में जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, जिसमें एजेंट्स भी है, ब्रोकर्स भी है, चैनल पार्टनर्स भी है, बिल्डर्स भी है, और लैंड डेवलपर्स भी। इसके अलावा कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट भी जो बहुत कम लोगों को पता है, जैसे जो सेकंड होम बनाते हैं, सेकंड होम के अलावा जो रिजॉर्ट्स के प्रोजेक्ट बनाते हैं, या होम स्टे नाम का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप एयरबीएनबी पे रेंट करके भी पैसे बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली। लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको जरूर बता दूं। जैसे हैदराबाद में एक हमारे स्टूडेंट थे, मिस्टर राजेश। जब मैं राजेश की बात कर रहा हूँ हैदराबाद से, जब ये हमारे पास आए, तो एक बेसिक सा काम किया करते थे। उन्हें इंग्लिश आती थी और उनकी रीजनल लैंग्वेज आती थी, हिंदी उतनी नहीं आती थी। बट उन्हें कोई मिल नहीं रहा था देश में जो उन्हें ऑन ग्राउंड सिखा सके। मैं इसके पीछे तो मेरे माँ बाप के कर्म, एक्शंस और ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ। लेकिन 170 करोड़ का टोटल बिजनेस किया उन्होंने हमसे सीखने के बाद एज ए चैनल पार्टनर। 3-4 करोड़ की इनकम की। मुंबई में 5 डील हुई,
हैदराबाद में 8 डील हुई, ऐसी 12-14 डील की। सबसे बड़ा डील उनका हुआ था 35 करोड़ का, एक बंगलो उन्होंने लोधा में बेचा था। ऐसे अनगिनत स्टोरीज है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, बैंगलोर हो, कलकत्ता हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, भिलाई हो। क्योंकि एक तो हमने देश के कोने कोने के लोगों को सिर्फ सिखाया नहीं है, पहले तो इंटरव्यूज लिए, वहां से लोग हमसे कनेक्ट हुए। आज देश के हर कोने से लोग हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। अगर मैं बिल्डर डेवलपर की बात करूं तो एक बहुत बड़े बिल्डर थे जिन्होंने 900 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक बना लिया था। लैंड बैंक बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके प्रोजेक्ट सफल हो जाएंगे। ये लैंड बैंक क्या होता है? लैंड बैंक का मतलब आपने, वो बैंक तो सुना है मैंने कि बैंक में पैसे जमा करना, ये लैंड बैंक क्या है? लैंड बैंक का मतलब होता है कि आपने शुरुआत की एज एन इन्वेस्टर, पहले छोटे मोटे प्लॉट खरीदे या प्लॉट बेचे, पैसा बनाया। अब आपको लगा कि यार एग्रीकल्चर लैंड बड़े बड़े लोग बनाते हैं जिससे आगे बहुत कई गुना प्रॉफिट होता है, तो आपने 2 एकड़ 5 एकड़ के छोटे छोटे पैचेस खरीदना शुरू किए। अब इनकी एक खासियत थी कि इन्होंने पूरे ऐसी जगह प्लॉट्स बनाए थे, एग्रीकल्चर लैंड खरीदे थे जो फॉरेस्ट एरियाज में थे, जैसे पेंच, ताडोबा, या मान लीजिए पचमढ़ी, या मान लीजिए गोवा, मालवन, या शिमला, मनाली। अब जगह तो बहुत थी इनके पास, पर इनके पास प्रोसेस नहीं था, सिस्टम नहीं था, कंपनी को बड़ा कैसे बनाए। इन्होंने एक 110 एकड़ का लेआउट का प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा था, बिक जा रहा था, लेकिन आरओआई नहीं मिल रहा था लोगों को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन, यही सवाल था मेरा कि आरओआई क्या है? आरओआई क्या है? आरओआई क्या है? तो आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई अगर आपसे प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसकी एक ही चाह होती है कि उसको उसकी प्रॉपर्टी के बदले अच्छा रिटर्न मिले। ऑफ कोर्स, राइट। लेकिन ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, रेरा क्यों आया, कैसे पहले फ्रॉड ज्यादा होते थे, कैसे अब धीरे धीरे इंडस्ट्री रेगुलराइज हो रही है। अब क्योंकि फ्रॉड ज्यादा होते थे, लोगों को आरओआई नहीं मिलता था। जब हमने लोगों को सिखाना शुरू किया तो हमारा पहला पर्पस ये होता था, बिजनेस मॉडल ऐसा डिजाइन करो कि क्लाइंट को आरओआई ज्यादा मिले, जिससे लॉन्ग टर्म नाम बने, ब्रांड बने। क्योंकि सबको क्या चाहिए? अच्छा ब्रांड नेम। सबको क्या चाहिए? अच्छी कंपनी का एथिकल वे से काम करने का तरीका फेमस होगा। वो कैसे होगा जब आपको पता ही नहीं होगा? लैंड बनाना और बिजनेस करना दो अलग चीज। उन्होंने सीखा, समझा। अभी रिसेंटली हमने उनका एक 4 एकड़ का ताड़ोबा में प्रोजेक्ट लॉन्च करवाया। रेरा अपूर पहला प्रोजेक्ट था वहां का। अच्छा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। जिस मार्केट से कभी जिंदगी में उनके पास एक क्लाइंट नहीं आता था, वहां से लोग लाइन लगाकर खरीदने के लिए आए। ऐसी अनगिनत स्टोरीज है भारत में। अभी रिसेंटली हमने एक मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा चैनल पार्टनर का इवेंट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये हमारा भारत में मिनिमम 40th या 50th इवेंट होगा। 40-50 इवेंट बड़े बड़े भारत के हर सिटी में हम ये चेक कर चुके हैं कि आज हमें चाहने वाले या फॉलो करने वाले इतने लोग हैं। आज 1,75,000 सब्सक्राइबर के साथ एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल हम चलाते हैं। हम इन्फ्लुएंसर नहीं कि यहाँ वहां जाकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। हम आपको नॉलेज देते हैं कि सही बिल्डर कैसे बने, डेवलपर कैसे बने, एजेंट चैनल पार्टनर बिजनेस को कैसे बढ़ाए। वहां जाने के बाद ये समझ में आया, इतने बार टेस्ट होने के बाद, कि बैठने को जगह थी 800 लोगों की। टोटल रजिस्ट्रेशन आए थे 3,500। हमने डेवलपर को रिक्वेस्ट की, जो हमारे क्लाइंट है, कि आप एक हाथ जोड़ के वीडियो बनाओ कि एमपी वालों, इंदौर वालों, आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद। हम ओवर रजिस्ट्रेशन के साथ फुल हाउसफुल हो चुके। आप एक काम कीजिए, आप अगले इवेंट के लिए रजिस्टर कीजिए। ये क्यों करना पड़ा? हम नहीं चाहते थे वहां कोई भगदड़ हो जाए। इसके बावजूद जब 3,500 लोग थे तो वहां आए 1,000-1,200 लोग ऑन स्पॉट। अंदर बैठे 800 प्लस एक्स्ट्रा चेयर लगा के बैठे 100-900। बाहर एक प्रोजेक्टर लगा के 200-300 लोग बैठे। उसके बावजूद भी 400-500 लोगों को वापस जाना पड़ा। ये सब क्यों हो रहा है? मतलब ब्लैक में टिकट खरीदने पड़े एजुकेशन के लिए। क्योंकि उन्हें पता था कि कई साल से कई लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, पर वो सर्च करते रहते कि कब हमारा कोई फिजिकल इवेंट उनके शहर के आसपास होने वाला है। और जब ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल और उस इवेंट से रिलेटेड भी कई रील्स, कई टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल। होता क्या है, जब आप ऑन ग्राउंड बातें करते हैं, देखो मैं क्यों बार बार ये कहता हूँ, जब एक मोटिवेशन स्पीकर बातें करता है उसे नहीं पता अंदर इंडस्ट्री में क्या होता है। एक हस्बैंड वाइफ बुकिंग करने के लिए आए, और अगर वाइफ ने आंखें दिखाई और हस्बैंड ने चुपचाप वहां से एंट्री कल्टी मार के वापस चला गया और बुकिंग नहीं हुई, तो बेचारा सेल्फ वाला उदास हो जाता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। मैं तो 6 महीने से फॉलोअप में हूँ, मैंने तो इसको 4 बार कॉल किया, मैंने तो इसकी 2 विजिट भी करवा दी, मैंने तो फॉलोअप भी लिया, मैंने तो क्लोजिंग तक भी आ गया। सवाल ये, मेरी बुकिंग क्यों नहीं हुई? इसका जवाब आपको वही दे सकता है जो बुकिंग करता हो या करवाता हो। पिछले 20 साल से हम इस इंडस्ट्री में, हमें पता है कौन से कारण की वजह से क्लाइंट कैंसिल कर देता है, कौन से कारण की वजह से वो उसकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती तो वापस चला जाता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट क्यों लोग मैनेज नहीं कर पाते, उसकी क्वेरीज को क्यों नहीं हैंडल कर पाते, उसके ऑब्जेक्शंस को क्यों नहीं हैंडल कर पाते। जब तक ऑन ग्राउंड आंसर नहीं मिलेंगे, ऊपर ऊपर की बातों से आप रियल एस्टेट में सफल नहीं हो सकते।
बस यही सब रीजन। मतलब इस गुंडे बदमाशों की फील्ड में पढ़े लिखे लोगों का भी काम है, बहुत जरूरत है। आपका कहना बिल्कुल सही है। आज भी छोटे गांव में, टियर 4 टाउन्स में लोग यही समझते हैं कि ये बिजनेस तो ये सिर्फ गुंडे बदमाशों का या अनपढ़ पॉलिटिशियंस का है गवार जो या कुछ कर अनपढ़ नहीं गाँव। सकते तो वो ये काम कर रहे हैं। पर मेरा आपसे कहना है, और यही हमारा मिशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिनारियो बदल चुका है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आकर बिल्डर बन रहे हैं, डेवलपर बन रहे हैं। आईआईएम से पढ़े हुए लोग हैं, लोगों को नहीं पता है आज भारत के सबसे बड़े पैकेज जिन कंपनीज में मिलते हैं वो कंपनियां लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज हैं। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी जैसे सीबीआरई, जेएलएल, यहाँ पर लोग बड़े बड़े पैकेज पे काम करते हैं हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी से आने के बाद। क्योंकि रियल एस्टेट की जो कैपेसिटी है आपको पे आउट देने की, पैसे देने की, सैलरीज देने की, सैलरी प्लस इंसेंटिव देने की, वो और दूसरी कोई फील्ड की नहीं है। तभी तो रियल एस्टेट भारत का सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। पर ये नॉलेज ना होने से, वो एजुकेशन सिस्टम में इन चीजों का गैप होने से लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती। सही बात है ना, कोई नहीं सिखाता, किसी स्कूल में कोई टीचर ये नहीं सिखाता। राइट। और ये सबकी जरूरत है, और ये सबकी जरूरत है। घर में सभी को रहना है, घर सबको खरीदना है। देखिए क्या होता है, मैं हमेशा से यही चीज कहता हूँ देश में, जब आप पैदा होते हैं, सभी से मैं कहूंगा ये बहुत ध्यान से समझिए, जब आप पैदा होते हैं तो आप किसी न किसी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। 90% केसेस में हॉस्पिटल क्या है, रियल एस्टेट का ही पार्ट है। या तो किन्हीं डॉक्टरों ने बनाया है, या तो कोई बिल्डर ने बनाया और डॉक्टर चला रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो भी रियल एस्टेट का ही पार्ट है। आप थोड़े बड़े होते हैं, राइट, आप प्ले स्कूल जाते हैं, नर्सरी जाते हैं, उसके लिए भी जो आपको प्ले स्कूल के लिए बंगलो लगता है, बिल्डिंग लगती है, वो रियल एस्टेट ही। अब और थोड़े बड़े होते हैं, किसी बड़ी स्कूल में जाते हैं, किसी हॉस्टल में जाते हैं जहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज के साथ 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए सालाना आप फीस देते हैं, वहां पर क्या रियल एस्टेट का ही पार्ट है। आप और बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो भी रियल, कई बिल्डरों के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। आप उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट होता है, पहला जॉब लगता है, आप किसी आईटी कंपनी में जाते हैं, कोई बड़ी कंपनी में जाते हैं, एफएमसीजी में जाते हैं, वहां जो ऑफिस है वो भी रियल एस्टेट का ही पार्ट है। आप पैसे कमाते, ग्रो करते, किराए के घर में रहते, वो भी रियल एस्टेट का ही है। और जब वहां से आप खुद का घर खरीदते हैं, वो भी रियल एस्टेट। मतलब पैदा होने से शमशान जाने तक सब कुछ सब रियल एस्टेट। आप कितने भी पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, पावरफुल ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, आना तो आपको घर खरीदने बिल्डर या डेवलपर के पास ही। बराबर है। ये जिसे समझ जाता है वो समझ सकता है कि रियल एस्टेट चीज क्या है। अमूल जी, एक बात पूछना चाहूंगी, अब ये सिर्फ ये जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट, ये क्या मेल्स के लिए रिजर्व है कि 33% यहाँ भी है? नहीं, 33 नहीं, उससे ज्यादा भी है। मेरा ऐसा मानना है कि फीमेल्स रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमको तो कोई दिखाई नहीं देता है, जब देखो जहां देखो वहां मेल्स ही नजर आते हैं। नहीं, मैं आपको कुछ स्टोरीज बताता हूँ विद लाइव फिगर्स एंड डेटा के साथ। अच्छा। हमारे पास आज से 5 साल पहले, 4-5 साल पहले मान लीजिए, एक स्टूडेंट आए थे हमारे पास, प्रिया मैम ऑलरेडी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम कर चुके थे। वो बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हुआ करते थे पहले आईटी। वहां से उन्होंने फास्ट ग्रोथ के चक्कर में नेटवर्क कंपनियों को ज्वाइन किया। 100 में से 5 नेटवर्क कंपनी अच्छी भी होती है, लेकिन कुछ बहुत बुरे एक्सपीरियंस इनको आए, जहां 3-4 कंपनियां बंद हो गई। फिर इनकी इच्छा थी कि मुझे अब एक ऐसी फील्ड में जाना है जो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, जो लोग करके लॉन्ग टर्म करियर बना सकते हो, तो वो रियल एस्टेट। उन्होंने हमसे सीखा, एक रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्चपैड नाम का प्रोग्राम होता है फॉर एजेंट ब्रोकर, चैनल पार्टनर वो किया। आज प्रिया मैम बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छे पैसे बनाए, अपनी खुद की शादी अपने पैसों से 4-5 लाख रुपए कमा कर की, सैलरी भी कमा रहे हैं, इंसेंटिव भी कमा रहे हैं, बड़ी टीम हैंडल करते हैं और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को जी। ठीक उसी तरह रिसेंटली हमारे पास इंदौर से सपना मैम आए थे। ऑलरेडी वो टीम लीडर थे कंपनी में, बट उनके रिजल्ट हुआ करते थे महीने में 1 बुकिंग 2 बुकिंग। उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग अटेंड की, सीखा, बहुत अच्छा किया, अपनी टीम को और ग्रो किया। उसके बाद 1 ईयर हमारा एक प्रोग्राम होता है सेल डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, मार्केटिंग एजेंसी ओनर, इनके लिए वो प्रोग्राम किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लास्ट 3-4 महीनों में हमारी टीम के पास डेटा है 40 से 50 बुकिंग उनकी टीम कर चुकी है। शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फीमेल इन आवर एंटायर कोर्सेज। ऐसी स्टोरी है मुंबई से आशा मैम की, और ये स्टोरी मेरे से लाइफ से बहुत टच है। मैम मेरे पास आए, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था कोरोना, और ये जो मैं कह रहा हूँ उनसे परमिशन लेकर ये बात कर। सो मैम की इच्छा थी कि पति का रियल एस्टेट का ऑफिस था, 2 एम्प्लॉय भी थे,
सेल रिसेल में पति काम किया करते थे छोटा मोटा एजेंट की तरह, और एक छोटा ऑफिस। अब उन्हें ऐसा लगा कि पति के जाने के बाद घर कैसे चलेगा, बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा। हम्म। मैम जब पहली बार मुझसे बात की तो मैंने कहा मैम अगर आप जो चीजें हम सिखा रहे हैं उसे सीखते हो और इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको 200% रिजल्ट आ सकते हैं। बस चमत्कार यही हुआ, ईश्वर का आशीर्वाद भी समझिए। मैम ने ऑलमोस्ट लास्ट 4 महीने में 6 से 7 बुकिंग्स की, मिनिमम 7-8 लाख रुपए बनाए हैं। अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपनी कंपनी को भी एक्सपांड कर रहे हैं और हायरिंग कर रहे हैं। सो राइट नॉलेज, प्रैक्टिकल टूल्स, राइट स्ट्रैटेजी, जो पहले कर चुका हो वही आपको सिखा सकते हैं और उसी से आप ग्रो कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए पहाड़ों पर, अचानक आपको दिखा कि एक रास्ता ऐसा है जो किसी धबधबे की तरह आपको ले जा रहा हो या जहां पर छोटा सा वाटरफॉल, आपको आपके हस्बैंड को ऐसा लगा कि इस रास्ते पे जाकर एक्सप्लोर करना है। आपको आवाजें सुनाई दी और आपने उस रास्ते को एक्सप्लोर किया। आवाज को सुनते सुनते आप वहां तक पहुंच गए, राइट। पहुंचने के बाद आपको एक बहुत प्यारा सा छोटा सा झरना दिखा, आपने एंजॉय किया, वहां आपने बहुत बच्चे खेले, आप वापस आए। अब आपका कोई और फैमिली मेंबर उसी जगह जा रहा हो तो क्या आप गाइड कर सकते हो उसे? बिल्कुल गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप उस आवाज को सुनते हुए उस झरने तक नहीं पहुंचते तो क्या आप उन्हें गाइड कर पाते? पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में जिस आदमी ने जो रास्ता तय न किया हो वो कभी आपको उस रास्ते तक नहीं पहुंचा सकता। ये बात है, सही है। हमने रियल एस्टेट में ये रास्ता खुद तय किया, हमने हजारों लोगों को प्रॉपर्टीज बेची, प्रॉपर्टीज खरीदी भी, प्रॉपर्टीज बनाई भी एज अ बिल्डर डेवलपर। कई बिल्डर डेवलपर का सोल प्रोजेक्ट मार्केटिंग की, मतलब उनका पूरा 200 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट सोल सेल करके दी, सेलिंग भी की, कंस्ट्रक्शन भी किया, डेवलपमेंट भी किया, सैंक्शनिंग भी की। हर एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप किसी को बताते हो तो वो ऑन ग्राउंड और प्रैक्टिकल होता है। जब आप ऊपर ऊपर की बातें करते हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सपोज कोई एक 20-22 साल का लड़का है और उसको नागपुर में, या नागपुर में समझिए कि घर बनाना है। अब वो यहाँ नया है, उसको कुछ यहाँ की नॉलेज नहीं है जमीन के बारे में, या यहाँ की कुछ नॉलेज ज्यादा नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ है, वो क्या चेक करेगा? तो उसको प्रॉपर अगर मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन क्या देंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पूरा इंटरव्यू आपने बहुत रिसर्च बेस्ड प्लान किया है। आपने, आप तरुण भारत की आपकी टीम ने बहुत मेहनत से ये सब पॉइंट्स निकाले, इससे लाखों करोड़ों लोगों का फायदा भी होगा। सिर्फ नागपुर ही क्यों, पूरे भारत में आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आपको कुछ बेसिक रिसर्च करना चाहिए, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आपने ये करी तो आपके लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? क्योंकि आप जिंदगी की सबसे मोटी कमाई यही लगाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो, जिस बिल्डर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या लैंड डेवलपर से, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा। अब वो कैसे फाइंड आउट करें? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल। कितने साल से वो काम कर रहा है पता चल जाता है या तो उनकी वेबसाइट पे, या तो उनके फेसबुक पेज पे। नहीं पता चलता है तो उनके एम्प्लॉय से पूछिए, आपकी कंपनी कौन से साल में शुरू हुई थी, आपने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट किए, कौन से एरिया में किए। उस एरिया में हो सके तो उस जगह पे जाइए और रहने वाले लोगों से पूछिए या फ्लैट ओनर से पूछिए कि आप कितने साल से यहाँ रह रहे, आपने कितने रुपए में खरीदा था, आज आपको क्या आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अगर आप बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, बिल्डर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, बिल्डर का ब्रांड नेम, बिल्डर के दिए हुए या लैंड डेवलपर के दिए पुराने आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को स्टडी नहीं कर रहे, अब ये सब स्टडी करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं पेपर्स, लीगल पेपर। क्योंकि रियल एस्टेट में जितना लीगल पेपर इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड के किसी और डिपार्टमेंट में इतना इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कौन सी पेपर्स को चेक करें। अगर आप प्लॉट खरीद रहे तो क्या चेक करें, फ्लैट खरीद रहे तो क्या चेक करें, यही तो नहीं पता रहता, यही किसी को नहीं पता रहता। इसी के लिए पूरी बायर अवेयरनेस सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में सबको समझा देता हूँ। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो तो देखिए जरूर कि उसका लेआउट सैंक्शन भी है या नहीं। अच्छा, भारत की किसी भी सिटी में क्यों ना हो, वहां की एक लोकल बॉडी होती, जैसे मान लो मुंबई है तो हो सकता है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, लखनऊ है तो हो सकता है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, नागपुर है तो हो सकता है एनएमसी हो, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या एनएमआरडीए हो, नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको ये चेक करना है कि पहले वहां से सैंक्शन मिला है कि नहीं मिला है, चीफ इंजीनियर की साइन। ये गूगल पे चेक हो सकता है क्या? गूगल पे चेक होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रिंट आउट लेकर आप जरूर चेक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो ये सब प्लान अपलोडेड होते हैं रेरा की वेबसाइट पर। अच्छा,
फिर आप देखिए अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो रेरा सर्टिफिकेट है या नहीं। फिर रेरा सर्टिफिकेट ही मत देखिए, उससे जाके चेक भी कीजिए, जो मैंने प्रोसेस सिखाया था कि कैसे आप रेरा की वेबसाइट पे जाकर प्रोजेक्ट नंबर से देख सकते हैं। फिर किसी लीगल एडवोकेट की थोड़ी सी मदद भी ले लीजिए। अगर आप रीसेल की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको लीगल एडवोकेट की मदद ज्यादा लेनी पड़ती है। फिर आप अगर फ्लैट खरीद रहे हैं तो ये जरूर चेक कीजिए कि उसका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन है कि नहीं, उसका फ्लोर प्लान सैंक्शन है कि नहीं। कहीं आपको 2 BHK बेच रहा है पर उसके प्लान में 1 BHK तो नहीं लिखा है। हाँ। आपको 3 BHK बेच रहा है, उसके प्लान में 2 BHK तो नहीं लिखा है। ये सब जब आप चेक करते हैं, डिटेल में अपना रियल एस्टेट का नॉलेज बढ़ाते हैं, तब जाकर आपके सही इन्वेस्टमेंट और सही घर या सही प्लॉट खरीदने के चांसेस 100% अच्छे हो जाते हैं। मतलब ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है, सावधान रहिए, जानकार रहिए, सतर्क रहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ ब्लाइंड गेम खेल लिया तो पूरी जिंदगी का सबसे बड़ी कमाई डूब सकती है। और ये भी हो सकता है कि लोग, तो मैंने देखा है जब वो किसी बड़ी लैंड डील में फंस जाते हैं तो बड़े बड़े लोग हार मान जाते हैं जिंदगी से और आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अपना रियल एस्टेट रिलेटेड नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, क्या ऐसे कभी हुआ है कि लोगों ने घर खरीदा लेकिन घर ही नहीं मिला? कभी नहीं, बहुत बार हुआ है। होता क्या है, एक बिल्डर रॉन्ग प्रोजेक्शंस कर लेता है, पॉलिटिकल पहचान से जगह ले लेता है। क्योंकि क्या ये हुआ है ये तो शायद कोई भी बता देगा, पर क्यों हुआ बताने वाला शायद आपको एशिया में कोई मिलेगा। तभी लोग हमें एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट कोच मानते हैं, ट्रेनर मानते हैं, या हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 चैनल बनाया है। क्यों होता है ये सब और कैसे ये फ्रॉड नोइंगली अननोइंगली हो जाते हैं? वैसे मैक्सिमम नोइंगली होते हैं। जब कोई बिल्डर बहुत बड़ा लैंड खरीद लेता है और एक ओवर प्रोजेक्शन कर लेता है कि मेरे पास तो इतनी बड़ी टीम है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, या लीगल अगर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो मैं किसी पॉलिटिकल पहचान से ये भी करवा लूंगा, मैं पैसे खिला के ये कर लूंगा। हर जगह ये चीज नहीं होती। कई बार ऐसे देश में कई एग्जाम्पल है जहां बड़े बड़े लिस्टेड कंपनियां जो आज बर्बाद हो गई, बंद हो गई। कई ऐसे ग्रुप्स हैं, चाहे मैं जेपी की बात करूं, अम्रपाली की बात करूं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप जिन्होंने 5-5 हजार फ्लैट की टाउनशिप लॉन्च की। समय पर रिक्वायर्ड परमिशंस नहीं आए, लोगों ने घर खरीद लिए, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ, पोजीशन मिलने में 10-10 साल लग गए और कई जगह तो पोजीशन मिले ही नहीं। ओह माय गॉड। और लोग आज भी ईएमआई भर रहे हैं। मतलब जिंदगी की कमाई तो कमाई गई और रिटर्न कुछ भी नहीं है। न रिटर्न मिला, न घर मिला, आज भी परेशान है। कई ऐसी सोसाइटीज है जो आज भी लड़ रही है अपनी मेहनत के दिए हुए पैसों के लिए, जो घर प्रॉमिस किया गया था वो मिले। ओवर प्रोजेक्शन, मार्केट से ओवर बोरोइंग, ओवर कॉन्फिडेंस, कई बिल्डर डेवलपर्स के प्रोजेक्ट को भारत में लेकर डूब चुका है। और कईयों ने तो ये बिजनेस बंद करके दूसरे बिजनेस में चले गए, अपना नाम, अपने परिवार और अपनी सेफ्टी को देखते हुए। लेकिन मेहनत करके जो लोगों ने खरीदा था, आज कई ऐसे ग्रुप है भारत में जो 2012 में मान लीजिए 500 करोड़ का काम किया करते थे, वो बंद हो गए, ओनर जेल में। ऐसे कई रियल एस्टेट के फ्रॉड्स है भारत में, जो आपको शायद हो सकता है इसी वीडियो के नीचे कमेंट में ऐसे कई लोग मिल जाए जो इस तरह की प्रॉब्लम से आज भी जूझ रहे हैं भारत में। और यही ना हो, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज बने, बिल्डर डेवलपर सही एथिकल वे से प्रोडक्ट डिलीवर करे, एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर सही एथिकल काम करे, उन्हीं का काम करे जिनकी गारंटी हो प्रोडक्ट देने की, तभी मेरे देश में रियल एस्टेट का ये पूरा सिस्टम और ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज बन सकती है। और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो, जरूरी तो है, अभी तो ये तो समझ चुकी हूं मैं, अभी ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि ये कितना जरूरी है। लेकिन ये ट्रेनिंग सबके लिए सेम होती है क्या? मतलब जैसे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये आपको सेम चीज सिखाते हो आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है और डिफरेंशिएटर। आज हम भारत में नहीं, एशिया में अकेली ऐसी कंपनी है जो अलग अलग रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग्स कराती है। अच्छा। हम 5 लेवल का काम मेनली करते हैं। पहला लेवल होता है एजेंट्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, चैनल पार्टनर्स के लिए और रियल एस्टेट एम्प्लॉइज के। अच्छा, मतलब इसमें एक पिरामिड जैसे लग रहा है। जैसा है ये पिरामिड, मतलब ये टोटल पॉपुलेशन है रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों की। इसका 70% पॉपुलेशन जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो लोग है, वो है एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर्स और रियल एस्टेट के एम्प्लॉइज। अच्छा, इन्हें हम सेल सिखाते हैं, जो डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जो लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों को सजेस्ट। देखिए सबसे बड़ा गैप क्या है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ।
इस इंडस्ट्री में दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक जो प्रोडक्ट बनाते हैं और एक जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर। अब प्रोडक्ट कुछ भी हो, चाहे फ्लैट स्कीम हो, चाहे टाउनशिप हो, चाहे लेआउट हो, चाहे रिजॉर्ट हो, चाहे सेकंड होम हो, कुछ भी हो, ये प्रोडक्ट बनाने वाली कैटेगरी होगी। एक होता है जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं, रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, घर बनाने के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं, या इन्वेस्टर हो सकते हैं जिन्हें आगे जाकर बच्चों का एजुकेशन करना हो, बच्चे की शादी करनी हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो। ये दो ही लोग। अब गैप क्या है भारत में सबसे बड़ा? इन्हें कनेक्ट करने वाले स्किलफुल टैलेंटेड लोगों की कमी है। जो एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर्स और एम्प्लॉयज भी रियल एस्टेट में काम करे, वो कोई प्रॉपर प्रोफेशनल एजुकेशन लेकर नहीं आए। मेरे भारत में ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए किसी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे कोई डिग्री ले ली। अच्छा, ली भी है तो ऐसे जगह से लिए जहां जो सिखा रहा है उसको खुद ही रियल एस्टेट बिजनेस करना नहीं आता। दूसरा, ऐसा कोई नहीं जिसने एमकॉम इन रियल एस्टेट फाइनेंस मैनेजमेंट किया हो, या किसी ने बीबीए इन रियल एस्टेट साइट विजिट पे किया हो। होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। अब गैप बहुत बड़ा है, कंट्री बहुत बड़ी है, तो ऐसे स्किलफुल लोगों की कमी है। पर ये स्किलफुल लोग भी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे अगर बिल्डर डेवलपर सही ना बनाए। बराबर है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, और मॉडल बिजनेस का बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो ये बेचारे बेच के अच्छा पैसा कमाएंगे। दूसरा, ये बार बार फंसते रहेंगे खरीदने वाले जब तक इनको नॉलेज नहीं होगा। तो हमने ये पूरे इकोसिस्टम को समझा रियल एस्टेट के, और हमने अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए। रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर और चैनल पार्टनर के लिए हम लोग 2 महीने से लेकर 1 साल तक की ट्रेनिंग लेते हैं। रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च पैड के नाम का एक प्रोग्राम जो 2 महीना चलता है, लाइव होता है। लाइव, हम रिकॉर्डिंग पे विश्वास नहीं करते, जूम पर लाइव सेशंस होते हैं, 15 लाइव सेशंस और 15 लाइव असाइनमेंट्स। अच्छा। तो हम हर सेशन के बीच उन्हें असाइनमेंट देते हैं ताकि वो स्किल की प्रैक्टिस कर सके। जैसे गाड़ी चलाना एक स्किल है। आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग स्कूल लगाते हैं तो वहां पर आपको पहले 2 दिन बाजू में बैठाया जाता है कि पहले समझो जजमेंट क्या होता है। अगले 3 दिन आपके हाथ में एक्सीलेटर दिया जाता है, और लेकिन ब्रेक और क्लच बाजू वाले सिखाने वाले के पास भी होता है। 7 दिन बाद जब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आपको ये सिखाया जाता है कि गाड़ी रिवर्स कैसे लेते हैं। अगले 7 दिन आपको ये सिखाया जाता है कि रात के समय गाड़ी कैसे चलाई जाती है, और आखिरी हफ्ते आपको सिखाया जाता है कि भाई ब्रिज पे जब गाड़ी चल रही हो तो गाड़ी पीछे ना आए, क्लच और एक्सीलेटर के भरोसे आगे कैसे बढ़े। ये ट्रेनिंग आप 1-1.5 महीने में सीखते हो। इसके बाद भी आप एक्सपर्ट नहीं बनते। अपने घर की गाड़ी लेकर जब आप 200-300 किलोमीटर जाकर आते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक वैसे ही रियल एस्टेट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन 2-4 घंटे से कुछ होने वाला नहीं है। स्किल बेस्ड काम करोगे तो अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट में बन पाओगे। वही हम करवाते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च पैड में। जब वहां से लोग बहुत सफल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनना है, सेल्स डायरेक्टर बनना है, टीम लीडर बनना है, हमें तो बहुत बड़ी एजेंसी डालनी है। तो हम 1 साल के लिए मास्टरमाइंड नाम का कोर्स भी करवाते हैं। अच्छा। तो ये हो गई 2 कैटेगरीज। लेकिन यहाँ हम सेल्स एंड मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी होती है जिनके पास जगह है, पैसे भी है पर नॉलेज कुछ नहीं है, बिल्डर डेवलपर कैसे बने, या जगह है पर पैसे नहीं है तो प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें, पैसे है पर अच्छी जगह नहीं है तो प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें। तो हम सेकंड लेवल की ट्रेनिंग देते हैं अपकमिंग बिल्डर्स के लिए, अपकमिंग डेवलपर्स के लिए। अच्छा। या तो अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। इसे हम कहते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग। हम मानते हैं कि हर बंदा बिल्डर डेवलपर एक सीईओ की तरह ट्रेन होना चाहिए, हर स्किल उसके पास होनी चाहिए। ये होगी लेवल 2 पे हम जो काम करें। लेवल 3 हम तभी आपके साथ काम करते हैं जब आपका 50 करोड़ का सालाना टर्नओवर हो और कम से कम 15 फुल टाइम एम्प्लॉइज हो। तो हम आपके साथ रियल एस्टेट गेम चेंजर सिस्टम ट्रेनिंग करते हैं, जो 1 साल 1.25 साल चलने वाला एक बड़ा प्रोग्राम है। अच्छा। जहां हम आपके साथ साथ आपकी टीम को भी ट्रेन करते हैं। लेवल 4 जो बहुत एडवांस है, 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर और 100+ एम्प्लॉइज अगर आपके यहाँ काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, तो हम आपको रियल एस्टेट गेम चेंजर सिस्टम ट्रेनिंग और कंसल्टेशन, ये 1.5 से 2 साल चलने वाला प्रोग्राम है, आपके साथ काम करते हैं। अच्छा। और फाइनली लेवल 5, जब आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी को अपने चैनल पार्टनर्स को ट्रेन करना हो या बड़े प्रोजेक्ट के लॉन्चेस करने हो। भारत में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट के मेगा लॉन्चेस हम कर चुके हैं, जहां लोगों की करोड़ों की इन्वेंटरी बिक चुकी है, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड टेक्निकल और प्रैक्टिकल बातें करते हैं लोगों के साथ। मतलब A to Z फुल प्रोग्राम। A to Z फुल प्रोग्राम। और मिशन क्या है? मिशन बड़ा सिंपल है, 2047 तक 1 करोड़ जॉब क्रिएट करना है, 25 लाख लेबर की जान बचानी है, और मेरे भारत में 50 कंपनियों को अगले 21 साल में रियल एस्टेट के IPO लॉन्च तक ले जाना है। सिर्फ रियल एस्टेट और कुछ नहीं। अब क्योंकि वो जर्नी हम खुद तय करवा रहे हैं उन्हें हैंड होल्ड करके, तो कुछ दिनों बाद हमारे लिए बड़ा इजी हो जाना है लोगों को IPO तक रियल एस्टेट में ले जाना। यही है वो जर्नी जो हम पूरे देश में, एशिया में लोगों के साथ कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो इतना बड़ा काम है, मतलब ये इतने नंबर्स, इतने ये सब, मतलब
तो ग्लूकॉन डी लेना पड़ता होगा आपको। कितने पूरा पैकेट खाली हो जाता होगा, मतलब इतना सब करते कैसे हो एक साथ? देखिए, ये करना क्यों पॉसिबल है, सबसे पहले व्हाट आई फील इज कि जब भी आप कोई मिशन ड्रिवन काम करते हैं, भगवान एक स्पेशल ऊर्जा एनर्जी आपको देते हैं, लेकिन अकेले से तो कुछ नहीं हो सकता। जब हम दुनिया को यही सिखाते हैं कि सिस्टम कैसे बनाया जाए, टीम को कैसे हायर किया जाए, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बने, टीम से प्रोडक्टिविटी कैसे निकले, तो मेरे पास भी बहुत बड़ी टीम है। मैं जो आपको सामने दिखाई दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, मेरे पीछे करीब करीब 100 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं। 300-400, अभी तो 700-800 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स, वेंडर्स, लेबर जो रेगुलरली हमारी कंपनियों में काम करते हैं, 9-9 साल से हमारा ही काम कर रहे हैं। अगर कोई पीओपी वाला है किशोर भैया, तो 15 साल 12 साल हो गए हमारे लिए ही 90% साल में काम करते हैं। चाहे किसी की प्लम्बिंग की टीम, चाहे कोई वेंडर हो जो हमारे लिए प्रिंट करता हो, तो 10 साल से वही हमारे लिए प्रिंट कर रहे हैं। ऐसे हजारों लोगों के पहले हमने जॉब्स क्रिएट की, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, और फिर वही मिशन और प्रोसेस आप लोगों को सिखा रहे हैं। आज एक छोटे से 4 एकड़ में भी अगर कोई टाउनशिप लेकर आता है, मान लो उसका लैंड फंसा हुआ था, उसके पास नॉलेज नहीं था, ऐसे कई लोग हैं। मुंबई में एक बिल्डर हमारे पास आए थे, लंदन से पढ़ाई करके आए, पिताजी का ऑलरेडी रियल एस्टेट का बिजनेस है, बहुत बड़ा ज्वेलरी का काम, लेकिन उन्हें नहीं आता था कि बिजनेस कैसे चलाए। अच्छा। उन्होंने हमसे सीखा, पनवेल में 50-60 करोड़ का पहला ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसी प्रोजेक्ट में उन्होंने कम से कम 20 फुल टाइम एम्प्लॉय, 100 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स और करीब करीब 200 लेबर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। इसी तरीके से तो ये मिशन पूरे देश में फैलता जा रहा है। कई बार तो ऐसे भी बच्चे आते हैं कि पिताजी ने तो 500 करोड़ की लैंड बैंक बना दी, और बच्चे पे विश्वास नहीं पिताजी को कि चलाएगा कैसे मेरा बिजनेस। पिताजी किसी और को लैंड दे रहे जॉइंट वेंचर में, तो बच्चा हमारे पास आता है, सर सिखा दो, मेरे पिताजी को मेरे पे तो ट्रस्ट है। एंड दिस इज द वे दिस मिशन इज टेकिंग। अब ये मिशन नहीं रहा, ये एक मूवमेंट बन चुका है पूरे भारत में, और ये हो सका है सिर्फ और सिर्फ हमारे टैलेंटेड स्किलफुल टीम मेंबर्स की वजह से। मतलब जगन्नाथ जी का रथ है जो अकेले नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल ही नहीं चलाया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं जो कुछ हूँ वो मेरी टीम की वजह से, एंड आई एम ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट टू हैव अ टॉप क्लास टीम मेंबर्स इन माय टीम, जो हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, स्किलफुल है, और मेरे मिशन को अपना मिशन मानकर काम करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे सवाल पूछने के लिए, इतने रिसर्च करने के लिए, और तरुण भारत की पूरी टीम को और आपका, कि हमारी स्टोरीज को लोगों के सामने लाने के। धन्यवाद तो आपका करना चाहेंगे कि इतनी जानकारी देने के लिए। देखिए, मैंने तो मान ही लिया है कि मेरा मिशन है भारत में ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बट कहीं ना कहीं भगवान आपके जैसे लोगों को एक मीडियम बनाता है जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाती है। दोस्तों, मिशन ये है कि सही बात सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत